इस वक्त मोहसिन रजा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा साहब, बहुत बहुत स्वागत। पहला प्रश्न आपसे ही है, क्योंकि अब तो स्पष्ट रूप से कहा अमित शाह जी ने कि जेपी नड्डा जी के हाथ में 2024 की कमान और 2023 उससे पहले जरूरी है, तो इसको इस बार चुनौती मानकर चल रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जो 2023 था वो आपके लिए वैसा नहीं था जैसी आशा आपकी पार्टी करती थी। देखिए, हमेशा से पार्टी नेतृत्व ने हमेशा कार्यकर्ताओं पर भरोसा करते हुए देश की जनता को जो नए नए योजनाओं के लाभ पहुंचाए सरकार बनने के बाद, और आज जिस तरह से आदरणीय हमारे प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी को पुनः 1 साल का जो कार्यकाल बढ़ाया गया है, ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन से एक टीम खेलती है। वो टीम हमारी जो कॉम्बिनेशन है वो इस बार 400 के पार जाएगा, क्योंकि हम 2019 में 353 लेकर आए थे और अब की हमारा लक्ष्य होगा 400 के पार का। तो 400 के पार जाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने जो एक अवसर दिया है हम लोगों को फिर से, और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि मोदी जी जैसा विश्व में कोई लोकप्रिय नेता नहीं है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, और उन्होंने जिस तरह से योजनाएं बनाई और जिस तरह से 8 सालों में योजनाएं बनाकर धरातल पर उतारने का काम किया है राम जी, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। 8 साल बनाम 60 साल के कार्यों को पीछे छोड़ दिया उन्होंने। 8 वर्षों में गांव गरीब किसान संपन्न हुआ है, चाहे वो सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे आयुष्मान भारत की विश्व में सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम हो, चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो जो देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी योजना हो, चाहे गांव गरीब किसान के लिए मकान बनाए गए हों, बेघरों को घर दिया गया हो, और सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा करता था देश में 14 से पहले वो था सुरक्षा को लेकर। तो हमने आज हमारा देश सुरक्षित और मजबूत है, मजबूर नहीं है। अब एक मजबूत सरकार देश में चल रही है जो हैट्रिक करेगी। जी को मैं चर्चा में लेके आता हूं। अनिल यादव साहब, क्योंकि मैं जिसका रेफरेंस दे रहा हूं वो 2018 के चुनाव है। आप लोग पिछली बार भी ऐसे ही जोश के साथ थे, आपने कहा कि मध्य प्रदेश में सरकार बनवाई, राजस्थान वालों ने जिता दिया, छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने क्लीन स्वीप कर दिया, लेकिन 2019 में जब आप आए तो फिर एक प्रचंड जीत मोदी सरकार को मिली। इस बार आपको लग रहा है कि कुछ बदलाव होने जा रहा है? देखिए, बदलाव तो ना मेरे कहने से होगा ना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के कहने से होगा। बदलाव तो देश की जनता करती है जी। और जहां तक बात इस मुद्दे की है कि मोदी वर्सेस विपक्ष, मैं आपको बताता हूं कि ये 2024 का जो चुनाव होगा या आने वाले साल में जो चुनाव है, ये मोदी वर्सेस विपक्ष नहीं है, बल्कि मोदी वर्सेस मुद्दे हैं। और ये तमाम मुद्दे हैं जो 2014 से 24 के बीच में मोदी जी ने उठाए हैं। मुद्दे कह लीजिए, वादे कह लीजिए, या जुमले भी कह सकते हैं आप, क्योंकि जब 24 में जनता के सामने मोदी जी जाएंगे तो देश की जनता पूछ रही होगी उनसे कि भाई मोदी जी, आपने कहा था कि जो डीजल पेट्रोल है जो पहले 60 रुपए हुआ करता था आज 100 के पास पहुंच गया है, जो गैस सिलेंडर जो 400 का हुआ करता था वो 1000 पार पहुंच गया है, और जो डॉलर जो रुपया जो होता था जिसके साथ देश की गरिमा जुड़ी होती थी वो जब 58-60 होता था तो आज 80 के पार क्यों पहुंच गया है, तो वो जनता देखेगी। और अभी एक ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि देश का 50% जो दौलत है, जो संसाधन है, वो 1% आदमी के पास है। तो आप मुझे बताइए, क्या 99% जो लोग जिन्होंने मोदी जी को उन 1% ने नहीं चुना, हालांकि काम वो उन 1% के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो 99% है उसमें लोग नहीं पूछ रहे होंगे मोदी जी को कि मोदी जी 10 साल में हमने आपको चुना, लेकिन जब बात दौलत की आई, संसाधन की आई, तो ये 1% के पास क्यों चला गया? हम लोगों को क्या मिला? एक सेकंड, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इसका जवाब जनता दे देगी। बिल्कुल संगीत रागी साहब, ये जो दौलत की बात है कि सब कुछ 1% लोगों के हाथ में चला गया, ये पिछले 7-8 साल में कितना बढ़ा है, कितना घटा है, क्या इसका एनालिसिस नहीं होना चाहिए? देखिए, एनालिसिस होना चाहिए, लेकिन आप ध्यान रखिए कि हम एक बाजार की व्यवस्था में हैं और दुनिया में भी बाजार की व्यवस्था, हम कोई अपना एक टापू तो है नहीं, हम ग्लोबल मार्केट से जुड़े हुए हैं। और ये 1980 और 70 के दशक की राजनीति जो है वो आज के दिन में मुझे नहीं लगता है। 2 ही प्रकार के एजेंडे थे, या तो आप गरीबी का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिए, या आप धन संपदा इतना अकूत कमाइए कि बेशक गरीबी और जो धनाढ्य और बाकियों के बीच में अंतर रहे, लेकिन आपको जो है वो इतनी चीजें, इतनी सुविधाएं इतनी मिले कि जिससे आपको जो है वो सोशलिज्म की तरफ जाने का कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़े। यूरोप ऐसे ही किया,
यही कारण है कि वहां पर क्रांति नहीं हुई। इसमें कोई दो राय, आप जरा देखिएगा कि जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय पर कैपिटा इनकम कितना था? आज यदि आप कहेंगे तो पर कैपिटा इनकम उस समय से दुगनी हो गई है। इंडिपेंडेंट एजेंसी के कहते हैं कि 1,28,000 रुपए पर कैपिटा इनकम हो गए हैं। आप जरा 2012 और 14 का आंकड़ा जरा निकाल करके देखिएगा तो तब आपको पता लगेगा कि कहाँ है। इसलिए ये बेतुका और नारेबाजी सिर्फ होती है टेलीविजन पर कि अरे पेट्रोल का भाव कहाँ चला गया। एक समय जब 1998 में था तो उस समय पेट्रोल की कीमत क्या थी? 1998 में पेट्रोल की कीमत 18 रुपए थी, और जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस समय पेट्रोल की कीमत 73 रुपए 76 रुपए थी। तब कोई जाकर के कहता अरे इतना 5 गुना जाकर के बढ़ गया है पेट्रोल की कीमतें। तो ये सारी, क्योंकि उस समय आपके जितना उसी अनुपात में आपकी आय भी बढ़ती है। दूसरी बात देखिए, 3.64 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाना कोई मामूली बात नहीं है। आप 9वें पायदान पे थे, 5वें पायदान पर आकर के विकसित देशों की श्रेणी के आप खड़े हो जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इकोनॉमी ने कोई अर्जित नहीं किया है? आपके जितने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थे वो सारे एकाएक जो बंद पड़े हुए थे, जो ऑप्टिमम लेवल से बहुत ही नीचे काम करते थे, वो सारे ऑप्टिमम लेवल पर काम करना शुरू कर दिए। ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। आज के दिन में जिस रफ्तार से नेशनल हाईवेज बन रहा है वो उस समय की सरकारों के दुगने रेट से बन रहा है। ये क्या एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट करता है? आप कह रहे हैं कि सिलेंडर की कीमत, मैं किसी भी चीज को है, देखिए ये तुकबंदी और नारेबाजी होती है। दूसरा एक नारेबाजी क्या दिया जाता है, आपने आकाश बेच दिया, ये बेच दिया, वो ये राजनीतिक जुमलेबाजी के लिए सब ठीक है, लेकिन सवाल है कि आप ये कह रहे हैं कि राजनीतिक जुमलेबाजी में और भाषणों में जनता नहीं फंसती है, जनता हकीकत देखकर वोट करती है। 10 सेकंड 15 सेकंड और ज्यादा लूंगा। देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार ने जितना गरीबों के कल्याण के लिए सोचा और उनकी डिग्निटी को सुरक्षित किया, मैं आपको डिग्निटी जानबूझ कर, जो महिलाएं, गरीब घर की महिलाएं संध्या काल का इंतजार करती थी कि हमको शौच जाने के लिए हमें, उनको न नीतीश ने सोचा, न मुलायम सिंह ने सोचा, ये तो गरीबों के मसीहा थे, न मायावती ने सोचा, न कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों में सोचा। उसकी डिग्निटी को, यदि गरीबों की डिग्निटी को किसी ने लौटाया है तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार ने लौटाया। कलीमुल हफीज रिप्लाई करना चाह रहे हैं, फिर मैं जायसवाल साहब के पास चलूंगा। कलीमुल हफीज जी, देखिए, हमारे कांग्रेस के काबिल प्रवक्ता ने एक गलत आंकड़ा दिया। उन्होंने कहा, ऑक्सफैम ने कहा है 1% लोगों के पास 40.5% यानी 40.5% दौलत है और 10% टॉप इंडियंस के पास 77% वेल्थ है, और ये पिछले 2 साल में 3 साल में 2.5 गुना बढ़ी है। दूसरी बात, हम दुनिया के सबसे मोस्ट अनइक्वल कंट्री हैं। तीसरी बात, जिस तरह से दुनिया के जो जितने भी ये कैपिटलिस्ट कंट्री हैं, जिस साम्राज्यवाद की या जिस मार्केट की बात कर रहे थे रागी साहब, यूरोप की या अमेरिका की, उनकी यहां 10% लोगों में जितनी वेल्थ है उतने हमारे यहां 1% लोगों में वेल्थ है। वो इसलिए है क्योंकि हमारे जो सरकारें हैं वो उनके चंद अमीर दोस्त हैं, उनको वो बार बार मालदार करती चली जा रही है और उनकी जो वेल्थ है वो 10-10 गुना बढ़ गई है। तीसरी बात, जो उन्होंने ये कहा कि 6 करोड़ 30 लाख लोग पिछले 2 साल में गरीबी की नीचे रेखा से नीचे चले गए, यानी 63 मिलियन और आगे आ गए हैं। और एक जो बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि जिस तरह के आंकड़े इंडिया के हैं, अगर यही रहे तो 941 साल लगेंगे एक एवरेज इंडियन को एक दुनिया के एक एग्जीक्यूटिव जो कमाता है कंपनियों में उसके बराबर आने में। अब उन्होंने इसका एक सोल्यूशन भी दिया है। सोल्यूशन उन्होंने ये कहा है कि ये आखिर, चूंकि प्रॉब्लम इसलिए हुई कि इन्होंने वेल्थ टैक्स नहीं लगाया, कॉर्पोरेट टैक्स में और रिलैक्स किया और कॉर्पोरेट दोस्तों को मदद की, तो इसका सोल्यूशन अब ये है कि अगर 1% भी वेल्थ टैक्स लगा दिया जाए यानी अंबानी और अदानी पे, तो देश की गरीबी का एक बड़ा हिस्सा इससे दूर हो जाएगा। तो सवाल यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के यहां जो लोग बैठे हुए हैं, एक राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठे हैं और एक बाकायदा मोहसिन रजा साहब हैं, ये दोनों बताएं क्या ये वेल्थ टैक्स लगाने चाह रहे हैं देश के 99% जनता को सहायता पहुंचाने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए? क्या लगाएंगे? ऐसा प्लान है? अभी बजट आने वाला है फरवरी में।